हेलो एंड वेलकम टू द बूस्टर क्लासेस। आज हम आपके लिए हिस्ट्री से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न आपके आगामी यूपीपीएससी आरओ और पीसीएस के एग्ज़ाम्स में कई बार रिपीट किए जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी इनके दोहराए जाने की काफ़ी संभावना है। इन प्रश्नों से आपको अपने आगामी एग्ज़ाम्स की तैयारी में निश्चित रूप से काफ़ी सहायता मिलेगी। हमारे आरओ स्पेशल बैच अंतिम प्रहार 15 नवंबर से शुरू हो रहा है, तो जिन विद्यार्थियों की तैयारी किसी कारणवश पूरी नहीं हो पाई है, इस बैच को अवश्य ज्वाइन करें। हम आपको कम से कम समय में एग्ज़ाम रेडी करते हैं और आपके मार्क्स और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं। बैच को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और दिए गए लिंक को क्लिक करके हमारे बैच को ज्वाइन करें। चलिए प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, 1919 में हंटर समिति का गठन क्यों किया गया था। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि हंटर समिति के नाम से दो समितियाँ बनाई गई थी, एक 1919 में और एक 1882 में। जो 1882 में बनाई गई थी वो शिक्षा पर केंद्रित बनाई गई थी, भारत शिक्षा आयोग के बारे में बनाई गई थी, और जो 1919 में बनाई गई थी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पूछताछ करने के लिए बनाई गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पूछताछ करने के लिए। 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार के सचिव एडविन मॉन्टेग्यू द्वारा जारी आदेशों के बाद भारत सरकार ने पंजाब की घटनाओं की जांच समिति के गठन की घोषणा की। डिसऑर्डर इंक्वायरी समिति के रूप में संदर्भित इस समिति को बाद में हंटर कमीशन के नाम से जाना गया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में हुए भयानक नरसंहार के बाद तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार की विधान परिषद ने वहां होने वाले हादसों की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया। उस भयानक दिन पर जनरल डायर के आदेश पर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों समेत कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 1500 लोग घायल हो गए। लॉर्ड विलियम हंटर ने जांच समिति का नेतृत्व किया। आयोग का गठन 29 अक्टूबर 1919 को किया गया। इसे नवंबर में बुलाया गया और 46 दिनों की अवधि में इसने गवाही ली। जनरल डायर 19 नवंबर को आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। आप ये समझ लीजिए कि जनरल डायर कितना क्रूर व्यक्ति था, जिसने भारतीयों को बुरी तरह कुचलने का षड्यंत्र बनाया था, और वह किस तरह की मानसिकता का व्यक्ति था जो भारतीयों को इस तरीके से कंट्रोल करना चाहता था। जनरल डायर ने कहा कि उसने भीड़ में आग लगाने की योजना बनाई थी, न कि सिर्फ तितर बितर करने की, लेकिन एक उपद्रवी को रोकने के लिए, नैतिक प्रभाव पैदा करने के लिए उसने इस तरीके का नरसंहार किया। उसने यह भी इंगित किया कि उसने मशीन गन और बख्तरबंद कारों का उपयोग करने की योजना बनाई थी। अगर उसके पास मौका होता तो वो उसका इस्तेमाल भी करता। अतः 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जांच करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। शिक्षा के लिए जो हंटर आयोग बनाया गया था वो विलियम विल्सन हंटर के द्वारा 1882 में तैयार किया गया था, और जलियांवाला बाग के लिए जो हंटर आयोग बनाया गया था वो 1919 में बनाया गया था विलियम हंटर की अगुवाई में, जिसमें लगभग 1500 नागरिक मारे गए थे, लगभग 1000 नागरिक मारे गए थे और लगभग 1500 घायल हुए थे। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं ए हंटर आयोग, बी सैडलर आयोग, सी वुड्स डिस्पैच और डी सार्जेंट योजना। इन चारों को व्यवस्थित करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, सी, ए, बी, डी। सबसे पहले वुड्स डिस्पैच, उसके बाद हंटर आयोग, उसके बाद सैडलर आयोग और अंत में सार्जेंट योजना आई। हंटर आयोग 1882 का गठन भारत की प्रारंभिक शिक्षा के सुधार हेतु किया गया था। इसका अन्य उद्देश्य वुड डिस्पैच के कार्यान्वयन में विफलता की जांच करना था। इसका मतलब है कि वुड डिस्पैच हंटर आयोग से पहले आ चुका था। विलियम विल्सन हंटर इस आयोग के अध्यक्ष थे, जो भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे।
इसका दूसरा नाम उच्च शिक्षा आयोग था। इसकी नियुक्ति भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन द्वारा की गई थी। सिफारिशें क्या थी इसकी? प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन कर देना, प्राथमिक शिक्षा में प्रगति स्कूलों के लिए अनुदान अथवा सहायता प्रदान करना, तथा नैतिक और शारीरिक शिक्षा पर जोर देना। इस आयोग ने ये सुझाव दिए थे। सैडलर आयोग 1917 में लागू हुआ था। डॉक्टर माइकल सैडलर इस समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न की सिफारिश की थी, जो अभी तक भारत में कुछ समय पहले तक चलता रहा है। अभी आपको ज्ञात होगा कि भारत में कुछ समय पहले ही 2021 में एक नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है सरकार के द्वारा, और बहुत ही जल्द आपको नई शिक्षा नीति के अनुसार एक नई पैटर्न देखने को मिलने वाला है। मुस्लिम लड़कियों के लिए पर्दा स्कूल स्थापित किए गए थे हंटर आयोग की स्थापना के माइकल सैडलर समिति के सिफारिशों के आधार पर। इसने प्राथमिक और मध्यवर्ती शिक्षा के लिए अलग अलग बोर्ड की सिफारिश की थी। वुड डिस्पैच 1854 में आया था, जो चार्ल्स वुड, जो कि EIC ईस्ट इंडिया कंपनी में अंग्रेजी शिक्षा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे, ने लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण भेजा था। इन्होंने भारत में शिक्षा की नींव रखी। इन्होंने अपनी सिफारिशों में कला, विज्ञान, साहित्य और यूरोपीय दर्शन पर जोर दिया था। ये पहली शुरुआत थी भारत को भारतीय संस्कृति से अलग करके यूरोपीय संस्कृति में ढालने की और भारत को सदा के लिए गुलाम बनाए रखने की साजिश की, क्योंकि यहाँ पर भारतीय दर्शन के स्थान पर यूरोपीय दर्शन पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा था। सार्जेंट योजना 1944 में आई थी। सर जॉन सार्जेंट को वर्ष 1944 में भारत में शिक्षा के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने के लिए जाना जाता है। इन्होंने पूर्व माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने की सिफारिश की थी। माध्यमिक विद्यालयों का उद्देश्य उन छात्रों को शिक्षा प्रदान करना था जो औसतन उत्कृष्ट और उच्च शिक्षा के लिए उत्कृष्ट योग्यता रखते थे। हमारा आज का अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? A शूद्रक, मृच्छकटिका, B कल्हड़, रामचरितम, C हर्षचरित्र, बाणभट्ट या D फिरदौसी, शाहनामा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है B कल्हड़, रामचरितम सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा सही तीनों सही सुमेलित थे। शूद्रक ने मृच्छकटिकम या मृच्छकटिका लिखी थी, हर्षचरित ने बाणभट्ट लिखी थी और फिरदौसी ने शाहनामा लिखी थी। रामचरितम पाल साम्राज्य के दौरान संध्याकर नंदी द्वारा लिखी गई एक संस्कृत महाकाव्य कविता है। रामचरितम के लेखक संध्याकर नंदी हैं और यह पाल साम्राज्य के दौरान लिखी गई थी। कल्हड़ महान संस्कृत कवि थे जिन्होंने कश्मीर के इतिहास का वर्णन करते हुए एक प्रसिद्ध संस्कृत कविता राजतरंगिणी लिखी है। तो यदि कल्हड़ के साथ हमें किसी पुस्तक को जोड़ना हो तो हम राजतरंगिणी को जोड़ेंगे, और यदि रामचरितम के लेखक का नाम सामने रखना हो तो संध्याकर नंदी को रखा जाएगा, तब यह उचित सही होता। किताब को पूरा करने में कल्हड़ को लगभग 2 साल लग गए, जो उन्होंने आखिरकार 1150 ईस्वी में पूरा किया। उनका जन्म परिहसपुरा, जो कि अब जम्मू कश्मीर के बारामूला ज़िले में है, हुआ था। वह चंपका के पुत्र थे जो कश्मीर के राजा हर्ष के शासन में मंत्री थे 1089 से 1101 के मध्य। शूद्रक की पुस्तक मृच्छकटिका है। मृच्छकटिकम को छोटी मिट्टी की गाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। मृच्छकटिकम का जो शाब्दिक अनुवाद होगा उसका वो अर्थ होगा छोटी मिट्टी की गाड़ी। यह नाटक शूद्रक को समर्पित एक संस्कृत नाटक है। हर्षचरित की द्वारा लिखी गई बाणभट्ट भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी है, जिसे दरबारी कवि बाणभट्ट ने लिखा है। फिरदौसी ने शाहनामा लिखी थी। फिरदौसी ने 977 में अपनी महाकाव्य कविता शाहनामा को लिखना शुरू किया था। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत में स्वर्ण सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? मौर्य, इंडो ग्रीक, गुप्त या कुषाण? ये प्रश्न जो है काफ़ी विवादों में रहा है, क्योंकि भारत में गुप्त साम्राज्य के दौरान गुप्तों ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण के सिक्के जारी किए थे, लेकिन जो शुद्ध स्वर्ण के सिक्के थे वो कुषाणों ने जारी किए थे सबसे अधिक मात्रा में। इसलिए इस प्रश्न को लेकर विवाद रहा है।
गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक संख्या में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, जबकि कुषाण ने भारत में स्वर्ण सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा थे और कुषाणों के द्वारा जारी किए गए स्वर्ण सिक्के गुप्त राजाओं के द्वारा जारी किए गए स्वर्ण सिक्कों की अपेक्षा अधिक इनकी क्वालिटी उनसे काफ़ी बेहतर थी, अधिक शुद्ध सोने के थे। कुषाण भारत में स्वर्ण सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा थे, जबकि गुप्तों ने सबसे अधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। कुषाणों ने ज़्यादातर स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। इसके अलावा कई तांबे के सिक्के भी जारी किए थे, जो उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में बिहार तक पाए गए हैं। स्वर्ण रोमन दीनार पर आधारित थे। कुषाणों के द्वारा जारी किए गए सिक्के रोमन दीनार पर आधारित थे और 124 ग्रेन के थे, लगभग 8.04 ग्राम के। डबल और क्वार्टर दीनार भी जारी किए गए थे। तांबे के सिक्के 26 से 28 मासा या 240 से 260 ग्रेन, 15.55 से 16.85 ग्राम के थे। विमा कटफिसस के सिक्कों पर एक बैल के पास खड़े शिव की आकृति है। इन सिक्कों पर किंवदंती अनुसार राजा खुद को महेश्वर यानी शिव का भक्त कहता है। कनिष्क, होविष्क और वासुदेव आदि सभी के सिक्कों पर लगभग यही चित्रण है। कई फारसी और ग्रीक देवताओं के अलावा कई भारतीय देवी देवताओं को कुषाण सिक्कों पर दर्शाया गया है। इंडो ग्रीक सिक्कों पर उन पर सुंदर कलात्मक विशेषताएं दिखाई देती हैं। सामने की तरफ राजा का चित्र था। अर्ध प्रतिमा का वास्तविक चित्रण प्रतीत होता है। पीछे की तरफ कुछ देवताओं को दर्शाया गया है। सामने की ओर राजा और पीछे की ओर देवताओं को दर्शाने का मतलब ये है कि देवताओं के आशीर्वाद से राजा राज कर रहा है। ये एक प्रकार से जनता को संदेश देता था कि आप राजा के खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकते, क्योंकि उसके ऊपर देवताओं का हाथ है। इन सिक्कों से हमें पता चलता है कि भारत के एक छोटे से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 40 से अधिक इंडो ग्रीक शासकों ने शासन किया था। पूर्व गुप्त और गुप्तकालीन सिक्के गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। सातवाहनों ने सीसा और पोटीन के सिक्के जारी किए थे, जिनका आधार चांदी था। सातवाहनों के सिक्के तांबे के सिक्के थे जिन पर जहाज अंकित था, जिससे यह पता चलता है कि सातवाहनों के पास एक मजबूत नौसेना भी हुआ करती थी। अवंती में प्रचुर मात्रा में ये सिक्के पाए गए हैं। गुप्त स्वर्ण सिक्के, जिन्हें दीनार कहा जाता था, मूल रूप से कुषाण मानक से संबंधित थे, लेकिन 5वीं शताब्दी के मध्य में वे वजन में 144 ग्रेन तक हो गए। इस प्रकार तांबे के भारतीय मानक कारशार्पण में वापस आ गए। हमारा आज का अगला प्रश्न है, तमिल सिद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ए. तिरुमल तमिल सिद्धों से में सबसे महान था। बी. तमिल सिद्धवाद ब्राह्मण विरोधी और कर्मकांड विरोधी की विशेषताएं दर्शाता है। सी. तमिल सिद्धों ने तमिल देवता शिव और मुरुगन के महत्व पर जोर दिया। डी. तमिल सिद्धों के मुख्य केंद्र टोंडीनाडु और पांडीनाडु थे। यहाँ ए, बी और सी तीनों तमिल सिद्धों के संबंध में सही हैं, किंतु डी, ऑप्शन डी हमारा तमिल सिद्धों के मुख्य केंद्र टोंडीनाडु और पांडीनाडु थे, यह गलत है। सिद्ध शब्द की उत्पत्ति मौखिक संस्कृत मूल साध या सिद्ध से हुई है, जिसका अर्थ है अनुभूति, सफल होना या पूर्णता। वे मूल रूप से अपनी धार्मिक सामाजिक सोच में ब्राह्मणवाद के विरोधी रहे हैं। तमिलों को अपने जीवन के तरीके में सिद्धार्थ की परंपरा का पालन करना होगा, इसलिए कथन 2 सही है। तमिल परंपरा के अनुसार 18 सिद्धों को सिद्ध चिकित्सा के स्तंभ माना जाता है। उनके सटीक समय युग पर कोई सहमति नहीं है, अर्थात उनका टाइम पीरियड क्या था ये बता पाना काफ़ी मुश्किल है। लगभग सभी सिद्ध सभी सृष्टि की एकता यानी एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे और उन्होंने प्रेम और सेवा के दर्शन का प्रचार किया, मूर्ति पूजा की निंदा की। लगभग सभी सिद्धों गीतों की रचना गोधूली भाषा में की गई थी। तमिल सिद्ध योगी तिरुमाला का विशाल काम, जिसका काम तिरुमंतिरम शैव कन्नैन पन्नीरू तिरुमराई का हिस्सा है, तमिलनाडु में शैव सिद्धांत के 12वीं शताब्दी के दर्शन के मूल में है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो सिद्ध थे ये शैव धर्म को मानते थे।
तिरु प्लस मंत्रम इस शैव संत द्वारा लिखित तमिल में लगभग 3000 श्लोकों का संग्रह है। तिरुमंतिरम, जिसका अर्थ है तिरु प्लस मंत्रम, यह इसमें लगभग 3000 श्लोक रहे हैं। तिरुमूलर को रहस्यवादी तमिल सिद्ध परंपरा में 18 सिद्धों में से एक माना जाता है। वह पहली शताब्दी के तमिल शैव भक्ति आंदोलन के 63वें शैव नयननार संतों में से एक के रूप में भी रैंक करता है। अतः कथन 1 और 3 भी सही हैं, किंतु कथन 4 गलत है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, दशराजन युद्ध, जिसे दशराग्य युद्ध भी कहा जाता है, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुशनी नदी के तट पर, विपाशा नदी के तट पर, यहाँ विष्टा लिख गया है, यहाँ पर होना चाहिए वितस्ता नदी के तट पर, और अस्किनी नदी के तट पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, परुशनी नदी के तट पर। दशराग्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध परुशनी नदी वर्तमान में रावी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, दुह, यदु, पुरु और तुर्वसु थे तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। दशराग्य युद्ध 10 राजाओं का युद्ध था। परुशनी नदी वर्तमान में रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। हमारा आज का अगला प्रश्न है, लौह प्रौद्योगिकी युग कब शुरू हुआ? ए, ऋग्वैदिक युग में, बी, उत्तर वैदिक काल में, सी, हड़प्पा युग में, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में लौह प्रौद्योगिकी युग उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुआ, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में ही आर्यों ने सबसे पहले लोहे के प्रयोग की खोज की थी कि लोहे का प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। लौह प्रौद्योगिकी युग उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ था। यह युग 1200 से 200 ईसा पूर्व के बीच चला। लौह युग की शुरुआत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। लौह युग की शुरुआत के साथ ही कृषि और युद्ध दोनों में वृद्धि हुई, क्योंकि कृषि के लिए मजबूत और भारी हल बनाए जाने लगे, जिससे कि कृषि आसान हो गई, और युद्ध किया जाना भी आसान, युद्ध किए जाने के लिए भी मजबूत शस्त्र बनाए जाने लगे, जिससे युद्ध में वृद्धि हुई। लौह युग के दौरान भारत में बड़े पैमाने पर छोटे गांव बसे। लौह युग के दौरान गंगा घाटी में नगरीय क्रांति आई और बड़े बड़े शहर बसे, क्योंकि लोहे के औजारों से जंगलों को काटना आसान हो गया, जिसकी वजह से जंगलों को काट काट के वहाँ पर छोटे छोटे गांव और बड़े बड़े शहर बनाए जाने लगे। लौह युग के दौरान मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में लौह तकनीक का अहम योगदान रहा, क्योंकि मगध साम्राज्य एक ऐसे स्थान पर था जहाँ पर जंगल, हाथी और लोहा तीनों चीज़ें आसानी से मिल जाती थी। तो लोहा मिल जाने से उनको हथियार बनाने में आसानी होती थी, हाथी उनको युद्ध करने में सहायता प्रदान करते थे, और जंगलों से लोगों को ईंधन और अन्य प्राकृतिक वस्तुएं प्राप्त हो जाती थीं। लौह युग के दौरान मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में लौह तकनीक का अहम योगदान रहा। भारत में लौह युग के मुख्य विभाजन चित्रित ग्रेवेयर PGW संस्कृति 1100 से 350 ईसा पूर्व और उत्तरी काले पालिश वाले वेयर NPPW संस्कृति 700 से 200 ईसा पूर्व हैं। मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में लौह युग की शुरुआत 1200 ईसा पूर्व में हुई थी। चीन में लौह युग की शुरुआत लगभग 600 ईसा पूर्व में हुई थी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का पुरापाषाण स्थल है? ए, चिरांद, बी, बुरझोम, सी, हुनासागी, या डी, मेहरगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, हुनासागी। हुनासागी कर्नाटक के कुलबर्गा जिले में स्थित एक पुरापाषाण स्थल है। यह अपने पुरापाषाण और नवपाषाण कालीन पत्थर के औजारों और कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। पुरातत्वविदों को यहाँ पुरापाषाण युग से जुड़ी हुई कई कलाकृतियाँ मिली हैं। पुरापाषाण काल मानव विकास की शुरुआत का काल था। इस काल में होमिनिन प्रारंभिक मानव ने बुनियादी पत्थर के औजारों और कलाकृतियों का इस्तेमाल किया। पुरापाषाण काल को 2 युगों में बांटा गया है। निम्न पुरापाषाण काल, जो कि 40,000 ईसा पूर्व तक रहा, और उच्च पुरापाषाण काल, जो 40,000 से 8,000 ईसा पूर्व तक रहा। भारत में पुरापाषाण काल से जुड़े कुछ और स्थल हैं।
आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, ओडिशा के कुलियाना, राजस्थान का डिडवाना, मध्य प्रदेश का भीमबेटका, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सिंघनपुर। ये कुछ महत्वपूर्ण पुरापाषाणकालीन स्थल है जो अक्सर आपसे प्रश्न में मिलान करने के लिए पूछ लिए जाते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हड़प्पा स्थल दैमाबाद स्थित है? ए चिनाब नदी के तट पर, बी गोदावरी नदी के तट पर, सी दाश नदी के तट पर, या डी हिंड नदी के तट पर? हड़प्पा स्थल दैमाबाद गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा के बाएं किनारे पर स्थित है। यह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है। दैमाबाद एक निर्जन गांव और पुरातात्विक स्थल है। बीपी बोपर्दिकर ने इसकी खोज की थी। अतः दैमाबाद गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। दैमाबाद से जुड़ी कुछ अन्य खास बातें हैं। दैमाबाद में हुई खोजों से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता दक्कन के पठार तक फैली हुई थी। दैमाबाद में कई कांस्य के सामान मिले हैं, जिनमें से कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के काल के हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दैमाबाद की 3 बार खुदाई की है। पहली खुदाई 1958 से 59 में हुई थी, दूसरी 1974 से 75 में हुई थी और तीसरी 1976 से 79 के मध्य हुई थी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित था? ए भृगु कच्छ, बी सोपारा, सी ताम्रलिप्ति, या डी इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए भृगु कच्छ। गुजरात में स्थित भरूच प्राचीन भारत के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र का एक प्रमुख बंदरगाह था। इसे बैरी गजा, भृगु कच्छ और ब्रोच के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारे 10 इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपके आगामी यूपीपीएससी, आरओ और पीसीएस के एग्ज़ाम्स में कई बार पूछे भी जा चुके हैं और आगे भी इन प्रश्नों के पूछे जाने की काफ़ी अधिक संभावना है। यदि आपको हमारा यह सेशन अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें। और यदि आपकी तैयारी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, आप कम से कम समय में अधिक से अधिक तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा क्रैश कोर्स अंतिम प्रहार के नाम से प्रारंभ हो रहा है 15 नवंबर से। इसे अवश्य ज्वाइन करें। धन्यवाद। जय हिंद।